हेलो एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स का, सभी व्यूअर्स का प्रयास चैनल पुनः स्वागत करता है एक नई क्लास में। आप सभी को पता है ग्रामर के टॉपिक चल रहे हैं और ग्रामर बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। एक या दो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो चुका है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जो उत्साह आप में बना हुआ है वही उत्साह के सहारे हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के नज़रिए में, रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कोई भी है, सभी के सिलेबस में कॉमन सा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश की हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। वो टॉपिक है, वो आपकी इजाज़त से आपके उत्साह के साथ हम शुरू करते हैं। तो वो टॉपिक है वॉइस। ये सभी में यानी तीनों जो एग्ज़ाम अभी आपके सामने हैं उन तीनों एग्ज़ाम में कॉमनली ये टॉपिक रखा गया है, वॉइस है। जैसा कि हमारा मोटो रहता है या हम जो हमारा तरीका रहता है पढ़ने का मेथड है, उस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि टॉपिक के नाम के अकॉर्डिंग ही उसके फंक्शन को जानने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो इजीली हमारे समझ में आ जाए और जो समझ में आया हुआ है वो हमेशा सीमेंटेड रहे यानी स्थायी हमारे माइंड में रहे। तो वॉइस जो टॉपिक है उसको हम उसके नाम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो वॉइस के दो पार्ट कर लेते हैं। जिस नाम से इसको ज़्यादा ये स्टूडेंट्स में या एजुकेशन सोसाइटी में ज़्यादा प्रसिद्ध है, एक्टिव पैसिव के नाम से। किस नाम से? एक्टिव पैसिव के नाम से। तो वॉइस के दो पार्ट कर लिए हमने। अब इसको जो समझने का तरीका है वो अपना है। ये आपको पता है कि रटी रटाई या किताबों की बातें जो लिखी हुई हैं उस तरीके से मैं कभी नहीं पढ़ाऊँगा और न ही मेरे से आशा करना। मेरा पढ़ाने का तरीका है वो मेरा पर्सनल है, अपना मेथड है और अपना ही तरीका है। तो आप कभी भी ये मत करना कि वहाँ ऐसा लिखा हुआ है या वहाँ ऐसा है। वहाँ यदि आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है कि वो किताब में लिखा हुआ ज़्यादा बेटर आपको समझ में आ रहा है तो आप पहले किताब से पढ़ें। क्लियर है? वहाँ समझ में नहीं आए तब क्लास ज्वाइन करें और तब इसको देखने की कोशिश करें। क्लियर है? तो मेथड क्या है कि वो इसको दो पार्ट में बांट लिया, एक्टिव एंड पैसिव, और ये जो है ये आपका सब्जेक्ट है। क्लियर है? अब है कि सीधा सिंपल सी बात है कि एक्टिव पैसिव होता क्या है, सीधा समझने की बात ये है। तो यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में एक्टिव रहता है, एक्टिव को हिंदी में शायद सक्रिय कहते हैं और पैसिव को निष्क्रिय कहते हैं। हिंदी में समझना है तो जो काम कर रहा है वो सक्रिय है और जो काम नहीं कर रहा है ना, जो पीछे जो एक दो बैठे हैं उनकी तरह काम करने की नीयत नहीं है, तो वो निष्क्रिय पैसिव है। तो यदि सब्जेक्ट सेंटेंस में एक्टिव रहती है तो उसको तो बोल दो एक्टिव वॉइस। क्लियर है? सीधा सिंपल हो गया। जहाँ सब्जेक्ट है वो आपकी पैसिव है यानी काम नहीं कर रही तो वहाँ क्या बोल दो? पैसिव वॉइस। सिंपल इजी मेथड है। अब यहाँ क्या है कि फंडा क्या है कि पैसिव का चक्कर क्या होता है, सब्जेक्ट है वो स्वयं काम न करके किसी और को सेंटेंस में फंक्शन के लिए काम पे लगा देता है, यानी सब्जेक्ट का स्थान है वो कोई और ले लेता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? पैसिव बोला जाता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई सभी को? पीछे सो तो नहीं रहे हो? चलो क्लियर। अब देखिए, अब बात ये आती है, पूछोगे आप कि भाई ये जो एक्टिव और पैसिव है ये जिस तरीके से चल रहा है उसको एक एग्जाम्पल के नज़रिए से देखते हैं। ठीक है? अब एक्टिव से पैसिव, बात नॉर्मल क्या होता है? एक्टिव टू पैसिव, ये चेंज करवाया जाता है। एक्टिव टू पैसिव यानी एक्टिव दिया रहता है और पैसिव में उसको ले जाना होता है। लेकिन जो मॉडर्न जो पेपर सेटर हैं वो क्या कर रहे हैं, दोनों तरीके से पूछ रहे हैं, यानी एक्टिव से पैसिव पुराना हो गया, अब क्या पूछा जाता है? पैसिव से एक्टिव पूछा जाता है। तो ये इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें ज़्यादा घबराने वाली या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बात सीधी सी है, कान को इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो, बात एक ही है। क्लियर है? बस वही बात है। तो एक्टिव से पैसिव बनाना आता है, वो पैसिव से एक्टिव भी बना सकता है। तो इसमें घबराने वाली या इसको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है? तो हम सीखते हैं एक्टिव से पैसिव। एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ, पैसिव में उसको चेंज करना है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, वो एक लेटर लिखता है। अब ये क्या है? एक्टिव सेंटेंस है। अब आपको पूछना चाहिए कि एक्टिव क्यों कहा जा सकता है, इसको एक्टिव क्यों कहें, हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक्टिव है? तो सीधी सी बात है, इसका जो सब्जेक्ट है वो स्वयं एक्टिव है या हम कह सकते हैं वो खुद काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव बोलेंगे। क्लियर है? ये आपका काम है, ये तो आपको पता ही है ना, ये आपका काम है। पीछे की जो क्लासेस हैं उसमें क्लियर हो चुका है, आप मैन वर्ब को अच्छे से पहचान सकते हैं।
तो ये काम है। अब ये काम कर कौन रहा है, ये कर रहा है। अब आप ये चेक कर लीजिए कि ये काम इसके द्वारा किया जा सकता है, किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये इसका रियल सब्जेक्ट है। और ये रियल सब्जेक्ट है तो सीधी सिंपल बात हो गई कि ये क्या कर सकता है, एक्टिव वॉइस में रह सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कि पैसिव में बनानी है। तो सीधी सिंपल बात है, मैं बना देता हूं, अभी आप केवल समझ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, इस प्रकार से आप बनाएंगे, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। अब यहां ये देखिए सब्जेक्ट चेंज हो गया, पहली बात, ये आपकी मैन वर्ब है। अब ये काम है राइट का, ठीक है, ये लिखने का जो काम है, ये सब्जेक्ट आपका ये आ गया। ठीक है, तो ये काम इसके द्वारा नहीं किया गया। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? ये किसके द्वारा किया गया, इसके द्वारा। ये देखिए, तो इसका मतलब ये आपका रियल डूअर ये है। डूअर कौन है, ये है, और सब्जेक्ट का फंक्शन कौन कर रहा है, ये कर रहा है। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के फंक्शन में ला दिया या उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसका स्थान बदल दिया गया, तो उसको क्या बोलते हैं, पैसिव बोलते हैं। यानी वो उसका रियल सब्जेक्ट नहीं है, वो उसका डूअर नहीं है, यानी काम करने वाला ये नहीं है। क्लियर है? अब बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत को नहीं? शाबाश, बस सिंपल सी बात है, ये पैसिव है। ओके, अब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपके सामने पुटअप होगा जब आप बोर्ड पे जाके खड़े होंगे कहीं भी किसी भी क्लास में, तब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि ये क्यों हुआ, किसके दिमाग में कीड़ा आया या क्या प्रॉब्लम हुई कि ये काम करना पड़ा, क्यों, ये क्वेश्चन क्यों पुटअप होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक्टिव से पैसिव की प्रोसेस है, ये न तो टेंस चेंज करती है न ही सेंस चेंज करती है। टेंस और सेंस दोनों ही चेंज नहीं होने चाहिए, केवल वाक्य का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। न टेंस, ध्यान में रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में न टेंस चेंज होगी न ही सेंस चेंज होगी। कहने का मतलब इसका भाव, अर्थ, एक्सप्रेशन भी नहीं बदलने चाहिए, प्लस टेंस भी नहीं बदलना चाहिए। तो फिर क्या कीड़ा खाया ना तुमको, कौन से कुत्ते ने काटा, फिर ये पैसिव क्यों चेंज करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पुटअप होता है आपके दिमाग में, अचानक से आती है बात कि जब नए तो अर्थ चेंज हो रही है, नए इसका टेंस चेंज हो रहा है, तो फिर उसको करने की ज़रूरत ही क्या थी। वो देखिए ये क्यों हुआ। इसके लिए आपको बच्चों को जवाब देना है कि एक रेगुलर मेथड में लिखते लिखते जब आपकी राइटिंग है वो क्या हो जाए, बोरिंग हो जाए, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करना पड़ता है। ठीक है, एक तो इससे क्या हो जाती है, आपकी जो लिटरेचर है या आपका जो लेखन है वो क्या हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्लियर है? दूसरा और इम्पोर्टेंट है कि जब आपके पास सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट न हो, क्या हो, इम्पोर्टेंट न हो, आपकी वर्ब इम्पोर्टेंट हो, सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्ब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तब आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसिव में लिखेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको कि आप ये कहते हैं कि पुलिस ने चोर को पकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी को पता है कि पुलिस नहीं पकड़ा होगा, इंपॉर्टेंट है कि चोर पकड़ा गया। या कहेंगे पीडब्ल्यूडी ने सड़क बना दी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, पीडब्ल्यूडी ने बनाई, ये इंपॉर्टेंट है क्या, सभी को पता है पीडब्ल्यूडी बनाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है, सड़क बन गई, ये इंपॉर्टेंट है ना, गुड, शाबाश। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या दिखाती हैं कि आपको पैसिव की आवश्यकता पड़ती है। एक तो एक्टिव में बार बार लिखते हो तो क्या हो जाता है, एक जैसा मेथड होता है तो वो बोरिंग सा लगने लग जाता है, तो उसको पैसिव में लिख देते हैं तो एक नई चीज़ आती है और उससे क्या है, पढ़ने वाले को इंटरेस्ट रहता है जो भी आपने क्रिएट किया है, जो भी आपने लिखा है। दूसरा है कि जब वर्ब है वो इम्पोर्टेंट रहे, वर्ब है वो आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे बनस्पत उसके सब्जेक्ट से, तब आप पैसिव में लिखिए, ज़्यादा बेटर इफेक्टिव रहेगा। और तीसरा है कि जब सब्जेक्ट है वो अननोन हो, अननोन यानी जिसके बारे में नहीं जानते, वो चोरी हो गई, किसने चोरी की नहीं पता। क्लियर है ना, या आपका कुछ टूट गया, जैसे ग्लास टूट गया, अब आपको नहीं पता किसने तोड़ा। ठीक है ना, तो अननोन है वो, तो समवन लिखने की जगह आप क्या सीधा पैसिव में बना दीजिए। आप कहते हैं कि समवन स्टोलन माई पेन, तो इतना ही लिख दीजिए, माई पेन वाज स्टोलन, माई पेन वाज स्टोलन, इतना ही लिख दीजिए। अब समवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने पैसिव में क्रिएट कर लिया। तो ये 3 रीजन है जिसके कारण किसकी ज़रूरत पड़ती है, पैसिव की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? तो ये आपके दिमाग में अब क्लियर हो गया होगा
कि हमें पैसिव की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये किसी को कीड़ा नहीं काटा या कुत्ता नहीं काटा कि उसको पैसिव बनाया, है ना। पैसिव के कुछ विशेष डिमांड्स हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, और आपके माइंड में ये भी हो गया होगा कि हाँ भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें भी पढ़ना चाहिए। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये परीक्षा में आएगा, हमें इसलिए पढ़ना चाहिए। समझ में आ रही बात है? हाँ, परीक्षा में आएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। क्लियर? अब जो अगला जो चीज़ है, हमने ये पढ़ लिया कि भाई क्यों पढ़ना चाहिए या पैसिव का जो क्रिएशन है वो क्यों किया गया, ये हमारे समझ में बात आ चुकी है। अब हम इसको धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्टिव से पैसिव है वो बनेगा कैसे। बात तो समझ में आ गई ना, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखिए, हम बनाने जा रहे हैं एक्टिव से पैसिव। अब है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या डिमांड है या नहीं है, या कोई शर्त कंडीशन कोई लगाता है नहीं लगाता, ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा थोड़ी कि भी मुंह उठा के कोई बना देगा, सबका तो नहीं बनेगा। हाँ सही है, सही बोल रहे हैं छोरा कि इंग्लिश इतनी सरल को नहीं। हाँ गुड, इंग्लिश बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस आप क्या करते हैं, हमने एक दूरी बना के रखी है उससे, इसलिए क्या है वो खुद अपने से दूर हो रही है। आप जिस दिन कोशिश करोगे नज़दीक जाने की, बहुत इजीली फ्रेंडली हो जाएगी आपके लिए। हमें क्या पता करना है कि कौन सी कंडीशन है जिससे हमें पैसिव है बनाना चाहिए। तो दो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। पहला तो मैन वर्ब की कंडीशन है कि जो मैन वर्ब है वो ट्रांजिटिव होनी चाहिए। हाँ ये मैं बताऊंगा क्या होता है ट्रांजिटिव। पहली कंडीशन तो क्या है कि वर्ब है वो आपकी ट्रांजिटिव होनी चाहिए। अब ट्रांजिटिव का ज़्यादा अपने को डीप में जाने की जरूरत नहीं, इतना ही ध्यान रखो कि ऐसी वर्ब जिसके साथ उसका ऑब्जेक्ट होता है तो उसको ट्रांजिटिव कहते हैं। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको ट्रांजिटिव कहते हैं, नहीं रहता तो उसको इनट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? बस सीधी सिंपल सी बात है। ट्रांजिटिव का इतना ही ध्यान में रखो कि वो ऑब्जेक्ट साथ में रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव बोल दो। क्लियर? हिंदी में उसको शायद सकर्मक या अकर्मक ऐसे कुछ बोलते हैं, और आप हिंदी वाले सर से क्लियर कर लेना। बात यह है कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहती है तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं रहती तो इनट्रांजिटिव। इतना तो क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट पता कैसे करना है, ये पीछे की जो क्लासेस है उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करवाया हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से, और सबके समझ में भी आ गया। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आप अपनी वर्ब के साथ क्या या किसको, ये दो क्वेश्चन लगा के देख लीजिए, क्या या किसको। ठीक है, तो इन दोनों के जो आंसर होंगे, इन दोनों के आंसर होंगे वही क्या होंगे, ऑब्जेक्ट। पहली बात याद रह जाएगा ना रहे, ऑब्जेक्ट का पता नहीं लग रहा, दो चीज़ों में कंफ्यूजन हो जाता है। एक तो है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, और दूसरा कि भाई है तो कौन सा है ना। तो हमें सीधा बात लगा क्या और किसको लगा के देख लीजिए, क्या और किसको का जो भी आंसर आएगी वही आंसर क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। क्लियर? चलिए शाबाश। अब बात ये होती है कि ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब पहली बात तो ट्रांजिटिव है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या का उत्तर ऑब्जेक्ट है और किसको का उत्तर ऑब्जेक्ट है। ठीक है रे, तो इसका मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट है। यदि दो ऑब्जेक्ट आ गए तो दोनों को हम डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस बोलेंगे। दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हम एक्सेप्ट करेंगे, ये नहीं कि भाई एक आ गया तो भैया, दोनों को एक्सेप्ट करेंगे और दोनों को सेंटेंस को क्या बोला जाए, डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस। और दोनों से ही पैसिव पॉसिबल है, दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव है वो पॉसिबल है। अभी आप इतना ध्यान रख लो। क्लियर है? ऑब्जेक्ट एक आते ही वर्ब ट्रांजिटिव हो जाती है, यदि दो आ गए तब क्या होगी, डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस, दोनों से पैसिव पॉसिबल होगा। और ऑब्जेक्ट एक भी नहीं है, यानी न तो क्या का उत्तर है न किसको का उत्तर है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब क्या हो गई, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्या हो गई, इनट्रांजिटिव। और इनट्रांजिटिव का पैसिव पॉसिबल नहीं है। यदि एग्जाम में पूछा जाए ऐसा तो आपका ऑप्शन जो चूज करना है, ऐसा पीछे पूछा गया बहुत बार, तो आप लिखेंगे पैसिव पॉसिबल नहीं है, पैसिव इज नॉट पॉसिबल, ये आपका होना चाहिए। वहाँ एग्जाम में ये मत सोचना कि ऐसा ऑप्शन थोड़ी आता है, आ चुका है और इसका ध्यान रखना है। इनट्रांजिटिव वर्ब है तो आपको पैसिव पॉसिबल नहीं शो करना है, ध्यान ये रखना है। यहाँ
एक्सेप्शन है एक, एक्सेप्शन समझते हो वगैरह। अपवाद, अपवाद का मतलब नियम से हटकर या लाइन से हटकर, जैसे तुम में से भी कुछ है ना, हाँ, जल्दी उनका इलाज भी होगा, ये भी ध्यान रखो। एक्सेप्शन है कि जैसे कहा जाए कि ही लाफ्ड एट मी, अब यहाँ है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपकी वर्ब है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसने इसको भी ट्रांजिटिव बना दिया, किसके साथ, इस प्रीपोजिशन के साथ, तो इसका पैसिव है वो पॉसिबल हो गया, पैसिव है वो पॉसिबल हो गया, तो इसका खास ध्यान रखना, ठीक है ना, जहाँ पर एट आए। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, आई वाज, अब आपको क्या करना है, इसको साथ में रखना, आई वॉज लाफ्ड एट बाई हिम, ये बनेगा, क्लियर है। तो बस इसका ध्यान रख लेना, ये एक अपवाद स्वरूप है, तो इसका पैसिव बन सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। बाकी यदि इंट्रांजिटिव है तो उसका हम कहेंगे पैसिव पॉसिबल नहीं है, और वो ऑप्शन हम चूज कर लेंगे, क्लियर है, नाइस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। हाँ, मैं बता देता हूँ, जो चीज़ अलग होती है या नोट करने वाली चीज़ है वो मैं कह देता हूँ, और आप वैसे बहुत ही समझदार हैं, आप खुद भी समझ जाते हैं कि ये चीज़ हमें नोट कर लेनी चाहिए। वैसे क्लास लेने के बाद में ऐसा किसी के भी माथे पर नहीं देखा गया है कि भाई उसके माथे पर चिकन छोड़ी गई हो। मैं कोशिश यही करता हूँ कि क्लास जब कंप्लीट हो तो सभी बच्चों की जो दिमाग है वो शांत रहे, यानी उनकी सारी उत्सुकताएं हैं उनको मैं शांत करके भेजूँ, क्लियर है। चलिए, अब दूसरा जो शर्त है कि भाई पैसिव बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तो उसका वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, वो दूसरी शर्त है टेंस। अब आप कहेंगे फिर से आ गया भूत, राक्षस, टेंस को इस नाम से पुकारा जाता है, उपनाम है, नहीं उपाधि दी गई है, महाराजा धीराज राक्षस, है ना टेंस। लेकिन वापस हम टेंस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे को पता है आप अच्छे से इससे बहुत बुरी तरीके से इससे भर चुके हो, तो टेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, पैसिव की बात कर रहे हैं टेंस में, ठीक है। तो अच्छी बात है, हाँ खुश हो जाओ चाहिए। टेंस टोटल काउंट करते हैं तो 12 होते हैं, सभी को पता है। अब यहाँ जब बात करेंगे पैसिव की तो होते हैं 8, तो अब आप ये बता दीजिए कि बच गए कितने, 4, तो इनमें पैसिव पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात याद रखिए, टोटल यदि आप काउंट करते हैं तो टोटल काउंट करते हैं तो हमारे पास होते हैं 12, पैसिव की बात करते हैं तो 8 ही बोलता है, क्या बोलता है, 8 ही होते हैं जी। अब यदि बात करेंगे 8 ही होते हैं तो गए, बच गए कितने, शेष कितने रह गए, तो 4, तो इसका मतलब 4 में पैसिव पॉसिबल नहीं है। तो अब थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे, और समझदारी दिखा के मेरे को ये बताएंगे कि कौन से याद करने, रटने कौन से हैं, है ना। तो रटने मेरे को ये लगता है कि ये 4 ही, हाँ ठीक है ना, 4 ही याद करने जरूरी है, या 4 याद इजी हो जाएंगे, और टाइम सेविंग है, टाइम बचाना इम्पोर्टेंट भी है अभी हमारे लिए। तो इन 4 को याद कर लीजिए कि 12 में से जो परफेक्ट कंटिन्यूस हैं कितनी होती है टोटल, गिन के बता रहे छोरी, 2 चोटी वाली, हाँ पीछे सो मत, थप्पड़ आएगा नहीं। परफेक्ट कंटिन्यूस है तो परफेक्ट कंटिन्यूस कितनी होती है, 3 होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, 3 ही तो होती है ना, चौथी तो निर्माण नहीं कर दी ना तुमने इन दिनों में। प्लस एक होता है फ्यूचर का कंटिन्यूस, फ्यूचर का कंटिन्यूस, क्लियर है। तो अब ये 3 + 1 ये कितने हो गए, 4, तो ये 4 जो ऐसे हैं जिनमें पैसिव पॉसिबल नहीं है, बाकी जो बच गए 8 उनमें पैसिव पॉसिबल है, वो भी हम काउंट करेंगे, याद करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखिए इन 4 में पैसिव पॉसिबल नहीं है, पहली बात याद रह गई। अब आपके दिमाग में जो जग रहे हैं, जो अलर्ट हैं, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन कंफर्म आएगी, क्या क्वेश्चन कंफर्म आएगी, क्यों, ये कौन सी थारी भैंस खोल के ले गया भाई, HR है, कौन सी भैंस खोल के ले गया कि भाई इनमें पैसिव नहीं बन रहा, इन 8 में बन रहा है ना। तो ये डिफरेंस होगा ना, भेदभाव सी बात होगी ना। तो प्रश्न उठता है क्यों, उठता है ना, हाँ आप उठाओ या नहीं उठाओ, आप जब पढ़ाने जाओगे किसी भी क्लास में 8th के बाद, है ना, छोटे बच्चों को तो इतना दिमाग नहीं होता, बड़े वाले हैं वो जरूर पूछेंगे क्यों। तो इसका जवाब है
कि ऐसा क्यों होता है। तो सीधी सी बात है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्लियर है, और उसको पैसिव में क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या बना रहे हैं, पैसिव बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, पैसिव। अब देखिए सीधी सी बात है, मैन वर्ब क्या आ रहा है, मैन वर्ब, ठीक है। मैन वर्ब पहली कंडीशन हो गई परफेक्ट की, दूसरी हो गई कंटिन्यूस की, और तीसरी हो गई पैसिव की। ये कहता है मैन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म चाहिए, कंटिन्यूस कहता है मैन वर्ब है वो आईएनजी चाहिए, और पैसिव कहता है मैन वर्ब थर्ड फॉर्म चाहिए। अब मेरे को ये गिन के बताओ कि कितनी डिमांड हो गई, कितनी मांग हो गई इनकी। तो इनकी मांग हो गई 3, ठीक है। चलिए अब हम कितनी पूरी कर सकते हैं ये भी पता करना जरूरी है। हाँ, तो देखो हमारे पास नॉर्मली एक मैन वर्ब होती है, ठीक है। तो इन तीनों में से एक डिमांड इस मैन वर्ब के साथ कंप्लीट कर ली जाएगी, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है बी। अब दूसरा क्वेश्चन पुटअप होता है बी क्यों होता है ना, दूसरी क्यों नहीं होती है, बी को क्यों उठा के लाए। तो बी है वो हर वर्ब में एग्जिस्ट करता है। कोई भी जिसको वर्ड को आप वर्ब कहते हैं, कोई भी वर्ड है जो एक वर्ब है उसमें बी इंक्लूड है, कारण कि वर्ब होता ही क्या है, वर्ब की जो एक्सप्लेनेशन देते हो आप, व्याख्या करते हो, तो आप कहते हो कि कोई काम हो रहा है तो उसको वर्ब कहते हैं, है ना, या कोई काम कर रहा है तो उसको वर्ब कहते हैं, वर्ड में ऐसा कुछ भाव हो तो। अब आप मेरे को ये बताइए कि यदि काम का करना होना वर्ब होती है तो बी खुद क्या है, बी होना ही तो होता ना, बी है ना। तो बी इसलिए हर वर्ब में एग्जिस्ट करता है, क्लियर है। तो इसलिए बी आपका क्या बन गया, सेकंड ऑप्शन बन गया। एक आप इसके सहारे कर सकते हैं, लेकिन इसकी डिमांड कितनी है, 3 है। अब तीसरा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तीसरी डिमांड पूरी करने का आपका कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, इसलिए आप केवल 2 डिमांड तक तो कोई भी पूरी कर सकते हो, 2 डिमांड तक आप पूरी कर सकते हैं। अब वो डिमांड वाली बात क्लियर करनी है ना, शाबाश। तो परफेक्ट है, तो आप कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे पूरी हुई थी। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का एक एग्जांपल देता हूं मैं। हैड बीन आप यूज करते हैं, या हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, ऐसा कुछ यूज करते हैं आप, है ना, यही है ना। अब आप देखिए हैड जो है, हैड किसको दिखा रहा है, जो हैड है वो परफेक्ट को दिखा रहा है, और ये थर्ड फॉर्म को दिखा रही है, क्लियर है। और आप कहेंगे हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग, तो ये किसको दिखा रही है, आईएनजी फॉर्म को दिखा रही है। किसको दिखा रही है, आईएनजी फॉर्म। तो दोनों डिमांड हुई ना पूरी रहे। परफेक्ट की डिमांड थी थर्ड फॉर्म, बीन आ गया, ठीक है। अब कंटिन्यूस है परफेक्ट, तो कंटिन्यूस क्या मांगता है, आईएनजी, तो आईएनजी की डिमांड इस प्ले प्लस आईएनजी कर दिया, दोनों की डिमांड पूरी हो गई। थर्ड फॉर्म ये कर रहा है और आईएनजी ये कर रहा है। अब समझ में आया, परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन हमेशा यूज क्यों होता है, वो थर्ड फॉर्म की डिमांड पूरी करने के लिए होता है, क्लियर है। 2 डिमांड तक हम कंप्लीट कर सकते हैं, और जहां तक 2 डिमांड है वहां तक हमारे पास पॉसिबल है। तीसरी डिमांड आते ही हाथ ऊपर कर दो कि अब ये पूरा नहीं होगा। ऐसा 3 परफेक्ट कंटिन्यूस प्लस फ्यूचर कंटिन्यूस में होता है। अब आप सीधी शोर सी एक ट्रिक याद रख लीजिए कि जिसकी टेंस की हेल्पिंग वर्ब में बी या बी की फॉर्म होती है, बी या बी की फॉर्म होती है, वहाँ पैसिव पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पहले से जो हमारा दूसरा ऑप्शन है बी, उसको यूज़ कर लिया गया है, क्लियर है। अब आप ये बताइए कि आपको तो समझ में आ गया, ये तो क्लियर है, आप बच्चों को समझा सकते हो इजीली। हाँ, आपको पहले भी कहा था, बहुत आशाएं हैं मेरे को आपसे कि जो बच्चा मेरे से पढ़ के जाए वो अपने बच्चों को अच्छे से संतुष्ट कर पाए, क्योंकि वर्तमान में जो इंग्लिश की कंडीशन चल रही है, उस कंडीशन में आपकी मेहनत की बहुत ज़रूरत पड़ेगी उसको अप करने में, क्लियर है। ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गई, शाबाश। इसका मतलब है कि हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए और 8 में से कोई टेंस होना चाहिए, तब जाके हम क्या करते हैं, उसको पैसिव में क्रिएट कर सकते हैं। नहीं होता है तो हमें क्या करना है, तो हमें ऑप्शन चूज करना है पैसिव नॉट पॉसिबल, पैसिव इज नॉट पॉसिबल, ये ऑप्शन चूज करना है, क्लियर क्लियर। अब हमारी नींव है वो तैयार हो चुकी है, और अब हम रियल टॉपिक के ऊपर आते हैं, यानी अब हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखते हैं। अब इसमें देखिए
पहले एक सेंटेंस ले, चलो ठीक है, शाबाश, मेरे तरीके से, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, सुख पाओगा मेरे तरीकों से चलोगा तो। देखिए एक्टिव का सेंटेंस है वो है सब्जेक्ट प्लस HV MV ऑब्जेक्ट, बस यहाँ तक ही मतलब है। पैसिव में ऑब्जेक्ट के बाद कचरा है उसको कोई मतलब नहीं है। इन 4 एलिमेंट से आपको मतलब है, यानी जो भी चेंज होगा, जो इंटरचेंज होगा, वो सारा का सारा काम किस में करना है, इन 4 में करना है। आप क्या कर रहे हैं, एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे हैं। सबसे पहले हम साधारण वाक्य ले रहे हैं। साधारण वाक्य का मतलब है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट आती है, फिर HV आती है, MV आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, जब वाक्य कैसा होता है, एक्टिव होता है। इसका वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस। क्लियर है। हमारा काम क्या है, हम इसको पैसिव में चेंज करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हम इसको पैसिव में चेंज करना चाहते हैं। तो एक एक चीज नोट करते हुए चलिए, एक एक चीज है वो नोट करते हुए चलिए कि पैसिव में चेंज करने के लिए किस तरीके से क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, क्लियर, दोबारा नहीं कहना पड़ेगी, चेंज करना है। हाँ और ये लड़कियां सॉरी ज़्यादा सुंदरता दिखाने की जरूरत को नहीं अपनाना, ठीक है ना, फटाफट नोट कर लो। नोट्स की सुंदरता कोई कौन देखो, वो ये देखे जाएगा कि आपको कितना गेन हुआ। हाँ फटाफट जल्दी जल्दी नोट करते हुए चलो। पहला जो चेंज है वो है कि सब्जेक्ट है वो कहाँ चला जाता है, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट कहाँ जाती है आपकी, सब्जेक्ट। पहला चेंज क्लियर है, कोई दिक्कत कौन है। हाँ पहले पढ़ा हुआ आपका, बस यहाँ थोड़ा सा रिवाइंड करना है। अब इसके साथ पहला चेंज हो गया, फर्स्ट रूल हो गया, क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, सब्जेक्ट में। इसको कह सकते हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस है वो इंटरचेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। क्लियर, ये तो हो गया मोटा रूल। मोटा रूल यानी ये तो हो गया मैन आदमी। ठीक है, अब बारात भी तो जाएगी ना, बारात में भी थोड़ा बहुत चाहिए, है ना। तो क्या होता है, इस रूल के साथ साथ कुछ छोटे रूल, सब रूल भी काम करते हैं, यानी और चेंजेस भी होते हैं इसके साथ। पहला तो समझ में आ गया ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा। अब इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए क्या क्या डिमांड होती है। देखिए सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में जाए, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में जाए या ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट में आए, तो पहला तो है कि इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रोनाउन की फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है, मान लीजिए कि आपके पास पानी है। अब ये पानी आप यदि श्रीनगर लेके जाएंगे और कन्याकुमारी लेके जाएंगे, एक जैसा रहेगा, क्या रहे, नहीं रहेगा ना। यहाँ तो आपका क्या रहेगा, लिक्विड में, और यहाँ जाते ही क्या हो जाएगा, ठोस में। वही सिस्टम है, सीधी सी बात है। प्रोनाउन को यदि सब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, और यदि ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं तो कौन सी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। ये तो क्लियर है, ठीक है। हाँ आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यहाँ मैं बता देता हूँ, 4 जो है फॉर्म होती है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एंड पजेसिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ हम 2 की चर्चा कर रहे हैं। पैसिव में 2 की जरूरत है आपको, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो यदि सब्जेक्ट में यूज कर रहे हो तो सब्जेक्टिव फॉर्म लगाओ, यदि ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाओ। सीधे सिंपल सा है, 5 से ज़्यादा याद नहीं करनी है, केवल 5 ही याद करनी। या मैं सोचो कि पूरा याद करना है। हाँ आई मी चेंज कर दो, आई को क्या कर दो, मी चेंज कर दो, वी का अस चेंज कर दो, ही का हिम चेंज कर दो, शी का, हाँ वैसे तो तुम्हारे बस की बात नहीं है लेकिन यहाँ तो कर दो, शी का हर चेंज कर दो, एंड दे का देम चेंज कर दो। क्लियर है, केवल ये 5 याद करने हैं। अब आप कहेंगे सर बाकी का क्या करना है, बाकी को चेंज नहीं करना, एज टू एज। जैसे यू है तो उसको यू ही छोड़ दो, ठीक है। यदि किसी का नाम आया तो उसको नाम, इट है तो इट, वन है तो वन, कोई चेंज नहीं करना, वैसा का वैसा रखना। केवल चेंज इन 5 में होगा, आई का मी जाएगा, वी का अस जाएगा, ही का हिम जाएगा, सी का हर जाएगा और दे का देम जाएगा। ये आपको याद भी किया हुआ होगा। बस ध्यान ये रखना है कि ऑब्जेक्ट में जाए तो मी बन के जाएगा, और ऑब्जेक्ट से वापस सब्जेक्ट में आए तो आई बन के आएगा। बस इतना ध्यान रखना। क्लियर है, हो जाएगा, शाबाश, गुड। तो ये पहला चेंज था आपका, ठीक है। अब दूसरा जो इसके साथ सब रूल आती है वो क्या आती है, यहां लिख रहा हूं, देखिए। सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो प्लस बाई लेके जाता है। क्या लेके जाता है, प्लस बाई लेके जाता है। क्लियर है, आपने अच्छे से याद किया होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो, आपसे ही क्वेश्चन करता हूं कि बाई क्यों लेके जाता है।
आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन है, ये जब पहले फर्स्ट ग्रेड जो होती थी उसमें क्या होता था, इंटरव्यू होता था, हाँ पीएससी में, तो इंटरव्यू में पूछा गया था। तो वही क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाता है लेकिन वो बाई क्यों लेके जाता है, और भी तो बहुत सारे प्रीपोजिशन, वो क्यों नहीं लेके जाता, विद ले जाता, एट ले जाता, बाई क्यों लेके गया। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे से ध्यान रखना, ऐसा कोई रूल नहीं है ना, ये नहीं है कि भाई मुंह उठाया ले लिया बस रूल है, ऐसा नहीं। इंग्लिश में जो भी रूल है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, और उस लॉजिक को आप समझोगे तब जाके इंग्लिश आपके लिए फ्रेंडली होगी। बाई इसलिए लेके गया कि ये जो सब्जेक्ट है ये कहाँ आ रहा है, ऑब्जेक्ट में, ठीक है, और ये क्या है, एक डूअर है, क्या है, डूअर है, और डूअर के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई। आगे से कोई भी पूछे, तुम्हारा स्टूडेंट पूछे या कोई दूसरा पूछे, बता दोगे, गुड शाबाश। और अब जिंदगी में कभी भूलोगे भी नहीं कि सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में जाता है, लेकिन बाई क्यों लेके जाता है, तो बाई इसलिए लेके जाता है क्योंकि वो आपका डूअर है, सब्जेक्ट तो नहीं रहा लेकिन कम से कम डूअर तो है कि नहीं है, ठीक है ना, हाँ गुड शाबाश। तो ये बाई का यूज करता है, ठीक। अब यहाँ आपको नोट करने वाली चीज क्या है कि नॉर्मली बाई लेगा वो, ठीक है ना, नॉर्मली क्या लेगा, बाई लेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कई जगह पे वो बाई नहीं लेता, तो क्या लेता रहा है, आम का जूस, हाँ कई जगह क्या है वो बाई नहीं लेता, वो क्या कहता है, बाई को रिप्लेस हो जाता है, बाई है वो रिप्लेस हो जाती है, और वो रिप्लेसमेंट है वो होता है उसकी वर्ब की डिमांड के आधार पर। किसके आधार पर, वर्ब की डिमांड के आधार पर। वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, बाकी आपको उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि वो है बाई है, बाई न लेके क्या लेगा, एट लेगा, क्या लेगा, एट लेगा। जब आपकी जो वर्ब है वो क्या हो, प्लीज्ड हो, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, सरप्राइज्ड हो, एस्टोनिश्ड हो, इस प्रकार की जो वर्ब है उसमें क्या ले लेता है, ये बाई नहीं लेता, ये क्या लेता है, एट ले लेता है। जैसे आई वॉज सरप्राइज्ड एट, आई वॉज सरप्राइज्ड एट, ठीक है, ऐसा कहता है। नेक्स्ट है, बाई के स्थान पर ये क्या ले सकता है, टू ले सकता है, ठीक है। टू कब लेगा, जब कहा जाए कि आपकी जो वर्ब हो वो मैरिड हो, क्या हो, मैरिड। जैसे एग्जांपल है कि राम मैरिड सीता, राम मैरिड सीता, इस प्रकार का एक्टिव का सेंटेंस है, क्या है, एक्टिव का सेंटेंस है। अब ये नॉर्मली तो क्या बना दोगे आप, सीता वाज मैरिड, सीता वाज, हाँ ये एग्जांपल जानबूझ के इसलिए लिए कि थोड़े लड़कियां वो खुश हो जाएं। सीता वाज मैरिड बाय राम नहीं होगा, क्या होगा, टू राम, क्या होगा, टू राम, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। ऐसे ही कुछ और रिप्लेसमेंट, हाँ हाँ, अरे तो बताने तो सारे पड़ेंगे ना, डीप तो जाना ही पड़ेगा। देखो ये नहीं है कि भी डीप न जाएं, डीप का मतलब नहीं होता, जितना जो उसमें ज़रूरी है उतना तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप नोट करते हुए चलिए, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके लायक नहीं है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है या ज़रूरी है आपके लिए, इसीलिए बताया जा रहा है। दूसरा है इन का यूज़ है, तो बाई की जगह इन आ सकता है यदि आपकी वर्ब है वो क्या हो, इंटरेस्ट हो, क्या हो, इंटरेस्ट की, इंटरेस्टेड इन। जैसे सेंटेंस है कि द बुक इंटरेस्ट्स मी, ठीक है ना। अब ये जो है यहाँ ध्यान रखना, इंटरेस्ट है तो आप बना दीजिए आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। अब आगे आएगा इन दिस बुक, क्या आएगा, इन दिस बुक। तो इस प्रकार के जो है उनका ध्यान रखना है। एक और आता है विद, भी आ जाता है कई बार। विद में क्या ध्यान रखना है आपको, एक तो फाइट आता है, एक कंसल्ट आता है, एक एग्री आता है। इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसको जो पेपर सेटर है उसके दिमाग में कोई कीड़ा हो और वो कुछ अलग पूछना चाहे तो इस प्रकार की वर्ब है वो कई बार दे देता है, जिससे आपको पता हो कि जो ये जो चेंज हो जाता है विद, एट, इन, ठीक है ना। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका आप ध्यान रखिए। क्लियर है, हो जाएगा, गुड शाबाश।
नेक्स्ट है, मिटा दूं इसको, नोट कर लिया सभी ने, नाइस, समझदार हो गए हो आप, और यही समझदारी है वो बना के रखना एग्जाम तक। हाँ, कहीं तो ज़्यादा समझदार हो रहे है, इतना भी मत हो, ठीक है ना। वही फर्स्ट रूल है, एक चीज़ और बच गई है फर्स्ट रूल में, बाकी हो गया है कि जब सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में जाए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाए, उसी से संबंधित है। सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में जाए, ठीक है, तो वो कई बार क्या है कि उसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ले जाना है, वो कंपल्सरी नहीं होता, कंपल्सरी नहीं होता, ठीक है। या ये मान लीजिए कि उसको नहीं ले जाया जाता, समझ में जाए भाई, कोई जहाँ ज़्यादा बदमाशी करे है ना, तो बिन के बारात में कौन ले जाओ ना बारात में, तो मैं क्या कह रहे हैं, एक जब जरूरत नहीं हो तो बिन बारात में कौन ले जानो। तो जब आपका सब्जेक्ट ऐसा हो जिसका जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है नहीं है, जैसे छोरे बारात में कौन ले जाना है, हाँ, इसलिए कौन ले जाए, बढ़ जाके फिर और चुगली करने ला जा, और अड़ेंगे जो चाहे बिन खुद दी, हाँ, तो इसलिए क्या है कि आना अड़े घराई भाई थे घराई रहो। हाँ, तो वैसे ही है कि इसकी भी जरूरत नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट में नहीं ले जाया जाता, ठीक है। तो यहाँ देख लो बीजी की नया चाला बिन कौन ले जाए, क्लियर है ना। तो इसकी जरूरत नहीं होती। अब किस किस को न ले जाया जाए, तो उसके लिए नोट करो, दे हो नहीं ले जाएंगे, पीपल है नहीं ले जाएंगे, क्राउड है नहीं ले जाएंगे। अब इस प्रकार के आप देख सकते हो कि उनको न ले जाया जाए, ठीक है। फिर दूसरा है कि ऐसा हो जो अननोन हो, अननोन तो जानते हो ना रे, जैसे वन है, समवन है, समबडी है, ऐसे अननोन है तो उनको भी न ले जाया जाए। क्या करोगे ले जाएगा उनका। थर्ड है कि ओवियस हो, ये इंपॉर्टेंट है। ओवियस का मतलब है कि आपकी जो वर्ब है उस वर्ब से पता चल जाए कि काम किसने किया है, ठीक है। भाई है कि भाई क्लास में थप्पड़ मारा, तो क्लास में कौन मार सके, है ना, हाँ, तो ध्यान रखिए ना पीछे। तो ये जो है वो ओवियस है। ओवियस का मतलब जैसे कहा जाए कि भी चौथा पाठ पढ़ा दिया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो कौन करवाएगा, टीचर करवाएगा, बताने की जरूरत नहीं, बाय द टीचर। या कहा जाए कि जो ट्रीटमेंट हो गया या ट्रीटमेंट कर दिया गया, इलाज कर दिया गया, अब आपको पता है कौन करेगा, अरे हाँ बापू ही करेगा, वो तेरो तो बापू वाले इलाज की बात नहीं हो रही, बीमार होते हो उस इलाज की बात हो रही, तो वो डॉक्टर करेगा, ठीक है ना। तो वो डॉक्टर के द्वारा कर दिया गया। तो ये ओवियस में आते हैं जितने भी व्यवसाय हैं जिनका कि क्रिया से पता चल जाए कि काम किसने किया है, उसको ओवियस बोलते हैं। और उसको बाय द टीचर, बाय द डॉक्टर, बाय द कारपेंटर लिखने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है। तो इनको क्या है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में न ले जाया जाए, ठीक है। जैसे टीचर टॉट द थर्ड लेसन, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको पैसिव में जब चेंज करने जाएंगे आप, तो आप कहेंगे द थर्ड लेसन, ये ऑर्डिनल है इसलिए इसके पीछे द आएगा, नोट कर लीजिए। ऑर्डिनल है इसलिए पीछे द, फर्स्ट, सेकंड, इनके पीछे ऑर्डिनल जो होता है उसके पीछे द का प्रयोग किया जाता है। थर्ड लेसन वाज टोट, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि टीच से पता चल गया कि किया किसने है, टीचर ने किया, तो यहाँ पर बाय द टीचर लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतनी सी सिंपल सी बात है कि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको ऑब्जेक्ट में नहीं ले जाया जाता। याद रखने का सीधा सा तरीका है कि जो कुचमाद ग्रबिन बारात में कौन लेके जा, है ना, और चुगली ग्रबिन भी कौन लेके जा। क्लियर है, शाबाश, गुड। नेक्स्ट देखिए, अब आपको ये पता चल गया इसके तीनों रूल। एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाता है, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आता है। इसके साथ में जो बाराती रूल हैं वो कौन कौन से हैं। पहला रूल है कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो उससे पहले बाई कनेक्ट होता है, बाई कनेक्ट होता है, देख लिया। अब बाई कनेक्ट होता है क्यों, क्योंकि वो डूअर है। अब बाई की जगह है कुछ रिप्लेसमेंट भी होते हैं, वो आपने नोट कर लिए, एट है, इन है, विद है, तो इस प्रकार के आपने नोट कर लिए थे। क्लियर है। फिर था कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आएगा तो उसकी फॉर्म्स हैं वो चेंज होगी, तो वो केवल और केवल 5 याद करनी है, ठीक है।
वो आपने याद कर ली। आई को चेंज करना, वी को चेंज करना, ही को चेंज करना, सी को और दे को, बस 5 ही चेंज करने, बाकी सेम रखना है। क्लियर है। और एक आपने देखा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाना है वो कई बार इग्नोर करना होता है। इग्नोर यानी नहीं करना होता है, लिखना ही नहीं होता है। वो क्यों? जब आपका जो सब्जेक्ट है उसकी चलती नहीं हो। ठीक है, इतना याद रख लो, जब उसकी चलती नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं हो, उसके ले जाने से कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो किस में रख दो उसको ले जाओ मत, यहाँ तक मैन वर्ब वहाँ तक ले जाओ। बाय द टीचर या बाय द कारपेंटर या बाय देम लिखने की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है? शाबाश, गुड। अब देखिए पहला जो आपका है वो क्लियर हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और आई थिंक समझ में भी आ गया है, वरना ये कह रहा था वैसे बापू का इलाज करवा देंगे आपका। क्लियर? अब देखिए अगला चलते हैं। पहला रूल कंप्लीट हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ गया है। नेक्स्ट अब देखते हैं आगे जो हम लेते हैं वो है हेल्पिंग वर्ब, यानी इसका क्या करना है यदि पैसिव में क्रिएट करना सेंटेंस को। तो HV जो है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि HV है वो पैसिव की यूज करनी है। किसकी? पैसिव की। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, कोई भी सेंटेंस हो यदि वो पैसिव में जा रही है, कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, कैसा भी वाक्य हो, यदि उसको पैसिव में ले जाना है तो 100% HV का प्रयोग करना ही होता है, यानी कंपलसरी होती है कि पैसिव में कोई ना कोई HV आती है। दो बातें याद रह जाएंगी। पहली बात तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना, किसका करना है? पैसिव की हेल्पिंग वर्ब का। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भूल जाइए कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं लगेगी, कंपलसरी है कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी यदि आप पैसिव बना रहे हैं। दो बातें याद रह जाएंगी, गुड। ये मान लीजिए कि ये इसकी कंडीशन है। फिर है कि पैसिव की क्या चाहिए आपको? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब, चिंता मत करिए, आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार टेंस की याद कर ली है ना, अब ये पैसिव की और याद करो, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होगी। बहुत ही सिंपली जो आपने याद कर रखा है वो पहले आपको याद ही इसलिए करवाया गया था, या मैं कहूँ ओरिजिनल लैंग्वेज में कि रटवाया इसलिए गया था कि वो पूरे जो जितनी भी ग्रामर पढ़ी जाएगी सभी में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से काम आएगी। अब आप देख लीजिए कि HV बना रहे हैं पैसिव की, बहुत 2 मिनट में आपको याद हो जाएगी, आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप बना रहे हैं HV, किसकी बना रहे हैं? पैसिव की। ठीक है, आपके पास टेंस कितने रहे? गुड, शाबाश, इसका मतलब जग रहे हो। कितने टेंस हैं? 8। क्लियर है? 8 टेंस की आपको क्या बनानी है? पैसिव HV। लो लिख देता हूँ, क्या बनानी है? पैसिव की HV बनानी है 8 टेंस की। ठीक है, अब आप एक बार अपने मन में फटाफट जल्दी से उन 8 टेंस का नाम लीजिए, जल्दी से। गुड, जल्दी से, हाँ, फटाफट 8 टेंस जो कि पैसिव एक्सेप्ट करते हैं, पैसिव एग्री करते हैं, पैसिव बनाते हैं। फटाफट जल्दी से ले लिया सभी ने? गुड, शाबाश। अब एक बार सुन लीजिए फटाफट। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट। कितने हो गए? 8 हो गए। सबने सुन लिए? अच्छे से सुने थे? चलिए क्वेश्चन पुटअप करूं? हाँ, तो आपने अच्छे से सुने, इसका मतलब क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। चलो आप बताओगे पीछे रहे। हाँ, आप बताओ कि इन 8 में कंटिन्यूअस के टेंस कितने? फटाफट जल्दी से आंसर देना है आपको। 8 में से कंटिन्यूअस के टेंस कितने हैं? फिर इतना टाइम लगाने के बताने का कोई फायदा नहीं। शिट, देखिए इन 8 को आप 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए, जैसा मैंने क्वेश्चन पुटअप किया उस तरीके से ही, कि 6 जो टेंस हैं उनको तो रखिए एक साइड, और 2 हैं वो कौन से हैं? रहे कंटिन्यूअस। कौन से हैं? कंटिन्यूअस। अब प्रश्न ये उठता है कि 2 कंटिन्यूअस कौन कौन से 8 में से हैं? तो एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक है पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और अदर कितने बच गए? अरे ये कोई ग्रामर का नियम नहीं है, ये केवल याद करने का तरीका है। इतने टेंस्ड मत रहो, इजी वे में सीखो। आप क्या है, अपने ज्ञान के आधार पर आगे जो चीज़ सीखी जाती है वो स्थायी होती है। तो आपको टेंस की HV याद है, अच्छे से याद है, तो उन्हीं के आधार पे हम पैसिव की हेल्पिंग वर्ब सीख रहे हैं। आपको पहले ही बता दिया था, ध्यान दोगे तो केवल 2 मिनट में याद हो जाएगी। तो 8 टेंस हैं आपके पास जिनकी पैसिव की हेल्पिंग वर्ब बनानी है। 2 को आपने अलग कर लिया जो कि कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अदर कितने बच गए? 6। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इनकी हेल्पिंग वर्ब बनानी सीखिए ध्यान से।
कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बनानी है तो आप ध्यान में रखिए कि टेंस की एच वी ले लीजिए, टेंस की एच वी ले लो, ठीक है। प्लस में क्या जोड़ दो, हाँ ये अपना दूसरा ऑप्शन याद रह जाएगा ना अब तो आपको, गुड शाबाश। टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए, प्लस में बीइंग जोड़ दीजिए, ये इसका फॉर्मूला हो गया, बस इतना ही याद रखना है। इनका फॉर्मूला क्या है कि जिस टेंस की पैसिव की एच वी चाहिए, जिस टेंस की पैसिव की एच वी चाहिए, उसके नेक्स्ट एक टेंस आगे जाकर उसकी एच वी यूज़ कर लो, इसकी एच वी यूज़ कर ली जाए तो वो इसकी पैसिव की एच वी बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें तो बन गया T+1, यानी अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेनी है, और इसमें बन गया टेंस वही लेना है, प्लस में बीइंग जोड़ देना है। क्लियर है। एक एक एग्जाम्पल मैं करवा के बता देता हूँ, बाकी आपका एक्सरसाइज मान लीजिए या होमवर्क मान लीजिए, एक एक मैं बता रहा हूँ। इसका पहला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब ये जो आपकी फॉर्मूला वो क्या कहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस दो में से है तो इनकी थ्योरी बनेगी टेंस की एच वी प्लस बीइंग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब बनती है वो बनती है इज आर एम। अब ये क्या कहता है, टेंस की एच बीइंग आ गई, अब इसमें क्या कहता है बीइंग जोड़ दो, क्या जोड़ दो, बीइंग। अब ये पैसिव की बन गई, अब ये क्या बन गई, पैसिव की हेल्पिंग वर्ब बन गई। आपकी पैसिव की हेल्पिंग वर्ब बन गई इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। ये आपकी पैसिव की प्रेजेंट कंटिन्यूस की एच वी बन गई। क्लियर है, शाबाश। अब आइए छोरी ये चेहरे पे हंसी, है नी, इसको लग रहा है हाँ इतना मुश्किल तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या पंगा रहा है, इन 6 की टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनानी है तो इन 6 की कैसे बनेगी, इन 6 की बनेगी कि टेंस की जो है वो ही रखिए, केवल अगले टेंस से उधार लेनी है, अगले टेंस से उधार लेनी है, उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए मैं पहला टेंस बता रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट है सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल की एच वी बनानी है, तो प्रेजेंट सिंपल की एच वी बना रहे हो तो प्रेजेंट सिंपल की एच वी का फॉर्मूला क्या है कि 6 में से है तो एक टेंस आगे, प्रेजेंट सिंपल के बाद कौन आता है, सीधे चलो स्टेप बाय स्टेप, कूदो मत। प्रेजेंट सिंपल के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम। तो इसका मतलब इज आर एम इसकी बन गई प्रेजेंट सिंपल की बन गई पैसिव में, प्रेजेंट सिंपल की बन गई पैसिव। क्लियर है। अगला टेंस आएगा इसका 6 वाला आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की चाहिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से लेनी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से लेनी। ऐसा मत करना कि भाई उसको तो बाई कोट कर रखा है, बाई कोट नहीं कर रखा, पैसिव में उसका पॉसिबल नहीं है, बस टेंस तो है ही वो, समझ में, जात बार थोड़ी कर दी मैंने। हाँ तो परफेक्ट की परफेक्ट कंटिन्यूस से लेनी है, इजी, गुड शाबाश। तो अब ये बन जाएगी, तो हमारे पास केवल 2 हमने फॉर्मूले लिए, उससे हमारे पास 8 टेंस की एच वी बन गई है। क्लियर है, शाबाश, नाइस। अब आप मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, मिटाते मिटाते आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, रहा गुड शाबाश, बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले हमने पढ़ा था टेंस, क्या पढ़ा था, टेंस, ठीक है, उसकी बात हो गई। अब बताओ दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा था आपने, गुड शाबाश, दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा था मॉडल, क्या पढ़ा था, मॉडल, मॉडल पढ़ लिया ना आपने। हाँ अब आपको ये समझ में आएगा कि हमने इस सीक्वेंस में पढ़ाई क्यों की है, मॉडल क्यों पढ़ा 2 नंबर पे टेंस के बाद में। देखिए हेल्पिंग वर्ब के टेंस वाली समस्या मिट गई, हम बना लेंगे, 8 की बनानी है, 8 की हमने बनानी सीख ली बहुत अच्छे तरीके से। अब टेंस के बाद क्या आ सकती है, मॉडल भी तो आ सकती है ना, वहाँ पे पता है आपको, रुक जल्दी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर मॉडल भी आ सकती है। मॉडल आ जाए तो क्या करें भाई, 8 वो आ जाएंगे तब तो हम बना लेंगे। मॉडल आ जाए तो क्या करना है, मॉडल प्लस बी, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, कोई भी मॉडल आएगा तो हम उसमें बी जोड़ देंगे, बाकी कोई काम नहीं करना। जैसे कैन है तो कैन बी, शुड है शुड बी, वुड है वुड बी, मस्ट है मस्ट बी, बस सिंपल सी बात। 13 के 13 मॉडल हैं। यदि मॉडल पैसिव में जाना चाहे तो मॉडल सेम रखो, प्लस क्या कर दो, बी जोड़, बस इजी वे, पैसिव बन गया। क्लियर है। अब इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नाइस। अब देखिए हमारी मैन हेल्पिंग वर्ब का चक्कर खत्म हो गया, बस इतना ही। अब जो जो आगे चलते जाएंगे वो इजी होता जाएगा आपके लिए, बहुत ही ईजी। और जो ये छोरी हंस रही है वैसे इसकी मुस्कान बढ़ती जाएगी, चमक आती जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जितने थे वो यहाँ तक थे। अब सीधी बात करते हैं मैन वर्ब की। इतना ध्यान में रख लीजिए कि पैसिव और मैन वर्ब की बात आते ही, पैसिव मैन वर्ब की बात आते ही 3 डंडे याद रखो कि कोई भी टेंस हो, कोई भी वाक्य हो, कैसा भी हो,
मैन वर्ब की बात आती है थर्ड फॉर्म आएगा। पैसिव में थर्ड फॉर्म के अलावा आप यूज नहीं कर सकते, थर्ड फॉर्म के अलावा आप यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई भी टेंस हो, मॉडल आया हो, कुछ भी आया हो, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म में जानी है। मैन वर्ब ऑलवेज किस में जानी है? थर्ड फॉर्म में ही जानी है। क्लियर है? अब बताओ इससे सिंपल क्या होगा? कुछ याद नहीं करना, कोई नियम नहीं, कुछ रेगुलेशन नहीं, सीधी बात है कि पैसिव आते ही मैन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी। क्लियर है? गुड, शाबाश। ये महाराजा कौन है? ऑब्जेक्ट। इनका चक्कर आप पहले खत्म कर चुके हो, पहले पढ़ चुके हो ना। ये कहाँ जाएंगे? इनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा और इनको राजमहल में ला के बिठा दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ? राजमहल में। ये सब्जेक्ट बन जाएंगे, सेंटेंस के सब्जेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है वहाँ पैसिव भी पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैन वर्ब के बारे में एक चीज़ नोट कर लीजिए कि मैन वर्ब में यदि कुछ ऐसा दे रखा हो, हैव हो, सूट हो, फिट हो, रिसेंबल हो, होल्ड हो, लेकिन होल्ड है वो किस सेंस में होना चाहिए? कंटेन। किस सेंस में होना चाहिए? कंटेन, या खुद कंटेन हो। तो इस प्रकार की यदि मैन वर्ब दे रखी हैं, यदि मैन वर्ब नोट कर लीजिए अच्छे से, हैव, सूट, फिट, रिसेंबल, होल्ड, कंटेन, इस प्रकार की एक लेख भी होता है। इस प्रकार की यदि मैन वर्ब दे रखी है तो उनको पैसिव पॉसिबल नहीं होगा, उनका पैसिव पॉसिबल नहीं होगा, ये चीज़ नोट कर लीजिए। ठीक है, हैव, होल्ड, होल्ड यानी कंटेन यानी रखना, सूट है, फिट है, रिसेंबल है, लेक है, कंटेन है। तो इस प्रकार की जितनी भी मैन वर्ब्स होती हैं उसमें क्या नहीं होता? पैसिव पॉसिबल नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे शी रिसेंबल्स हर मदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट है लेकिन इसकी जो वर्ब है वो क्या है? रिसेंबल है। तो रिसेंबल होने के कारण पैसिव पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ऐसा ही जैसे द बुक कंटेन्स 100 पेजेस, 100 पेजेस। तो इस प्रकार की जो है, इसमें पैसिव नहीं बनेगा, इसमें पैसिव नहीं बनेगा। सीधी सिंपल सी बात है कि ये जो वर्ब है ये चेक करनी है कि इनकी यदि ऐसा कुछ मैन वर्ब में आ जाए तो हम पैसिव नहीं बनाएंगे। इट्स क्लियर? ठीक है, हाँ, गुड, शाबाश। क्लियर है सभी के लिए? बता दो इसको। गुड, नाइस। ऑब्जेक्ट के बारे में बता चुके हैं कि ये जो है इनका रिप्लेसमेंट हो चुका है और इनका जो ओहदा है वो बढ़ा के इनको कहाँ ले जाया गया? सब्जेक्ट में ले जाया गया, जहाँ ये बहुत ही खुश हैं पैसिव में। ठीक है, क्योंकि ओहदा बढ़ाने से कौन खुश नहीं होता। गुड, शाबाश। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि एक चीज़ और यहीं चलते चलते यहीं नोट कर लीजिए, मैं आगे करवाने वाला था लेकिन यहाँ कर लीजिए कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होती हैं, क्या होती हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सी होती है? पहले तो वो देखो कि जैसे माई सेल्फ है, हिमसेल्फ है, अब समझ गए क्या? देमसेल्व्स है, इस प्रकार की है ना, ये रिफ्लेक्सिव होती हैं। ठीक है, गुड क्वेश्चन, शाबाश। ये करने होनी चाहिए ऐसी। ये कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके द्वारा जो भी वर्ब की गई उसका रिफ्लेक्शन है वापस इस पर आता हो तो उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव कहते हैं। ठीक है, जैसे आई कट माई सेल्फ, आई कट माई सेल्फ। ठीक है, यानी उसने खुद को कहीं चोट पहुंचा ली, या कहें ही हिड हिमसेल्फ, ही हिड हिमसेल्फ। तो इस प्रकार की जो है वो क्या है? ये इसने जो भी किया इसका प्रभाव इसी पे आ रहा है, इसलिए उसको रिफ्लेक्सिव बोला गया। इसने जो किया वो इसका प्रभाव इसी पे है तो इसको रिफ्लेक्सिव बोला गया। हमें ध्यान रखना है पैसिव के नज़रिए से कि इस प्रकार की जो ऑब्जेक्ट है उनको पैसिव में न ले जाया जाए, वहाँ भी कह दिया जाए कि भाई पैसिव पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? हाथ ऊपर कर दो कि कोई नहीं बना पैसिव। क्लियर है? अब बताइए इसमें सिंपल में कोई दिक्कत है क्या? आपने पूरा जो थ्योरी है वो इसको अच्छे से ध्यान से देख लिया है, इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? गुड।
नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आपको मिलेगी। हमने सिंपल इसको पढ़ लिया, आप इसको अच्छे से थ्योरिकली इसको चेक करेंगे और जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ही बेहतर है। दिक्कत आए तुरंत आप किसी भी तरीके से आप डायरेक्टली कॉल करें, या लेकिन कॉल करें तो टाइमली करें, क्लासेस के बाद ही आपको अपॉइंट किया जाएगा। और सेकंड है आप सीधा मैसेज छोड़ दें, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि इसको जितना पढ़ेंगे नेक्स्ट जो स्टेप है इसकी, यानी इसका अगला जो पार्ट है उतना ही जल्दी समझ में आएगा। थैंक्स अलॉट।